क्लास नाइन्थ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो भी समझने वाले रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। इन दोनों चैप्टर्स में से मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, वो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर नहीं होंगे। उसके लिए वो एक स्टैंड अलोन अलग से वीडियोस जो है वो मैं बनाने वाला हूं, जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, डाल्टन थ्योरी हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्किप कर रहे हैं और एटॉमिक मॉडल्स जो है वो हम लोग सेकंड चैप्टर से स्किप कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बाकी जितने भी फंडे इन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो समझने वाले हैं, जिनको हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, वो हम लोग जो है वो आप लोगों के साथ सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है ये, जो हम लोग पूरा का पूरा सीरीज आप लोगों के लिए जो है वो लेके आ रहे हैं। बड़ा जी पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करने वाले हैं। पहले मैं इसको हटा के आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, वो ये कि एटम हम लोगों के पास जो है वो बेसिकली क्या रहता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे सारे के सारी चीजें जो है वो बनी हुई है। मान लो आयरन है, उसको कट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लास्ट तक जहां तक वो कट हो सकता है, इंडिविजिबल फॉर्म में जो है वो पहुंच रहा है, उसको हम लोग जो है वो एटम बोल रहे हैं। सबसे छोटा पार्टिकल एटम जो है किसी भी मैटर के अंदर जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर या ये कैसा है देखने में, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ऐसा और दूसरा पार्ट जो है वो ऐसा। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इस अंदर वाले पार्ट को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस जो है वो बोलते हैं। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, मूविंग पार्टिकल्स जो है वो होते हैं, या जो चलने वाली घूमने वाली चीजें जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होती है। तो दो अलग अलग रीजन्स में एटम जो है वो सेग्रीगेटेड होता है। अब मैं तीन मेन पार्टिकल्स जो क्लास नाइन्थ के सिलेबस में आपको जो है वो समझने हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हुए छोटी क्लासेस के अंदर आपको जो है वो समझने हैं, वो ये है कि एटम हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वैसे ये 42 होते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में या हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करते हैं तो मैं इन तीन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। पहला पार्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। दूसरा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और तीसरा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो बोल देते हैं। नॉट न्यूट्रॉन्स नहीं है, न्यूट्रॉन्स इज अ प्लूरल सेंस जो है वो इसकी होगी, तो न्यूट्रॉन हो गया। अब देखो, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो चार्जेस भी हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन के ऊपर हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है। एन से न्यूट्रॉन, तो एन से न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और एक सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो यार, ये हम लोग जो है ना, कहां से आया, कैसे पता लगा चार्जेस हैं, तो कुछ 200 250 300 साल पहले लोगों ने ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है फिजिक्स के शुरू किए, क्योंकि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अभी मत बोलना मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये दोनों के कंबाइंड टॉपिक्स हैं, यहीं से हर चीज जो है वो मैटर की ओरिजिनेट हो रही है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इवन कॉमन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। तो जब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वेशंस मिली, जैसे आपने भी देखा होगा कि वो बालों के साथ स्केल जो है वो रब करो तो वो छोटे छोटे पीसेस को जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों ने जब इन चीजों के रीजन ढूंढने शुरू किए तो इस तरह की थ्योरीज के ऊपर लोग जो है वो लैंड किए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बालों के साथ जो है वो स्केल रब किया, और स्केल से जो है वो मैंने बिट्स ऑफ पेपर्स, छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े होते हैं, उसको मैंने उठाना शुरू कर दिया। तो यहां से जो है वो ओरिजिनेट हुआ हम लोगों के पास चार्जेस का कॉन्सेप्ट। क्योंकि कैसे बोला गया कि जब हमने रबिंग करी तो हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीज निकल के जो है वो बालों से स्केल में चलेगी, जिसने जो है वो बाद में बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। इसको लेटर स्टेजेस के अंदर जब अंडरस्टैंडिंग हमारी बड़ी फिजिक्स को लेके या केमिस्ट्री को लेके, तो हमने इसका नाम जो है वो जो पार्टिकल रब होके एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ था, उसको हमने चार्ज का नाम जो है वो दे दिया। अब हमें जब ये चीज समझ में आई कि चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन के फिनोमिना जो है वो होते हैं। अब देखो, क्योंकि दो ही तरह के फिनोमिना, क्वेश्चन आता है व्हाई देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस,
ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ही हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। व्हाई नॉट द थर्ड वन? क्योंकि हमारे पास ये चार्जेस के कॉन्सेप्ट से दो डिफरेंट तरह के फिनोमिना ओरिजिनेट होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। एक फिनोमिना होता है हम लोगों के पास चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, और दूसरा फिनोमिना होता है चीजें जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। इन दोनों फंडों को समझाने के लिए सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी था, वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव है कहीं पे भी, या ओपोजिट है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है वो रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं। तो इन्हीं दो चार्जेस से ही हमारे फिजिक्स के जो ऑब्जर्वेशन थे, क्योंकि देखो फिजिक्स बन रही है या केमिस्ट्री बन रही है, वो कुछ ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक थ्योरी जो है वो बनाते हैं। तो ये थ्योरी के अंदर दो ही चार्जेस उस तरह की सारी रीजनिंग को देने के लिए कैपेबल थे जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जर्वेशंस को कॉज कर रही थी। जैसे अट्रैक्शन हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, तो इन लोगों ने जो लैंड किया वो इस फिनोमिना पे लैंड किया कि हर मैटर जो है वो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा या रिपेल कर रहा है। अब देखो दो ही फिनोमिना हो रहे थे अट्रैक्शन और रिपल्शन के, तो उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग दी कि अब ये दो ही तरह के जो है वो पार्टिकल्स से, चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोल देते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये बहुत लेट डिस्कवर हुए थे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो अभी तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो 42 43 के आसपास जो पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीजॉन्स हो गए, हमारे पास न्यूट्रिनोज हो गए, एंटी न्यूट्रिनोज हो गए। अभी इन सब चीजों में आपने को घुसने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो है वो कोई भी एटम बना हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूं। इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं, यहां तक का आपको फंडा क्लियर है। अब ये एटम है और ये मैंने बोला था क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसमें सबसे जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे बंधे हुए हैं, और हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर्टिकुलर के चक्कर जो है वो काट रहा है, न्यूक्लियस के चक्कर जो है वो काट रहा है। अब देखो यहां से अपने को बेसिक समझते हुए एक चीज अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, वो ये कि न्यूक्लियस जो है वो उस पर कौन सा चार्ज होगा। देखो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ। प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास 0 चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज अगर बात की जाए तो हमारे पास न्यूक्लियस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कौन सा चार्ज जो है वो हो गया न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर जो है वो काट रहे हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये आपको क्लियर है। अब देखो अगर मैं ना अर्थ की बात करूं ना तो तकरीबन हम लोगों के पास जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं ना वो 118 के आसपास जो है वो क्या डिस्कवर हुए हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। हर एलिमेंट का अपना एटम है, और अपना एटम जो एलिमेंट का है वो दूसरे एटम के एलिमेंट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इन टर्म्स ऑफ उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इन सब के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम लोगों के पास जो है वो 118 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स को जो है वो बताते हैं। ये 118 नहीं है कुछ, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो ये शायद 63 था। धीरे धीरे ये डिस्कवरीज बढ़ी और आज हम लोग इस पोजीशन पे लैंड किए हैं कि हमारे पास जो है वो 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और अलग नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए उनको हम लोग जो है वो डिफरेंट एटम्स जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब एक बार ना मैं इसको नोट्स से जो है वो आपको समझा देता हूं। नोट्स से भी देखना जरूरी है, और ये नोट भी कर लेना अपने पास कि एटम जो है वो हम लोगों के पास 3 बेसिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ। ये मैंने बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है।
न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल इन नेचर है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है और वो जो है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। अगर आप ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये मैंने समझा दिया। ओवरऑल चार्ज एटम का 0 है, ये पॉइंट जो है वो बताना रह गया, इसको मैं समझा रहा हूं। और 118 एलिमेंट्स हैं अर्थ के ऊपर और हर एलिमेंट का अपना सिंबल है और एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो मैं ना एक बार आपको ये बता देता हूं कि ओवरऑल चार्ज जो है वो एटम पे 0 क्यों है। देखो मैंने अभी बताया कि एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों कहां पे प्रेजेंट है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और साथ ही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन में जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना, प्रोटॉन पे कितना मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात की जाए तो कोई भी एटम की अगर हम लोग नॉर्मल सिचुएशन के अंदर बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मान लो इस एटम में 5 प्रोटॉन्स हैं तो उसकी न्यूट्रल स्टेजेस के अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो 5 प्रोटॉन से चार्ज हो गया +5, 5 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गया -5, इन दोनों चार्जेस का एडिशन करोगे तो हमारे पास 5 प्लस का और 5 जो है वो माइनस का अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है वो 0 चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो याद रखो कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेजेस जो है जो उसकी होती है, ग्राउंड स्टेजेस जो है वो उसकी होती है, उसके अंदर उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जो है वो नेगेटिव चार्जेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोल देते हैं वो प्रेजेंट जो है वो हम लोगों के पास होते हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसको अलग अलग सिंबल से जो है वो नवाजा है, अलग अलग सिंबल्स जो है वो उसको दिए हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। कैनल रेज जो है वो हम लोगों के पास क्या होती हैं, कैनल रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की रेडिएशंस हैं जो एक की रोल जो है वो प्ले करती हैं प्रोटॉन के डिस्कवरी में और बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी में। तो क्लास 9th के अंदर आपको इतना जानना है कि इनको हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज की रेडिएशन हम लोगों के पास रहती है उनको हम लोग एनोड की रेज भी बोल देते हैं। और सबसे पहले जो है वो हम लोगों के पास ई गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर जो है वो इसको फाइंड आउट किया या ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस की रेडिएशन, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग जो है वो कैनल रेज बोल देते हैं, या उसका दूसरा नाम जो है वो हम लोगों के पास एनोड रेज भी जो है वो हो जाता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, कैनल रेज का एक बेसिक फंडा आपको क्लियर है। क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एटॉमिक मॉडल्स जो है वो आज हम लोग थॉमसन मॉडल देखने वाले हैं। थॉमसन सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहले जो है वो एटॉमिक मॉडल्स में से है जो एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत क्लोज मॉडल था जो एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मे बी आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्लम मॉडल के साथ जो है वो कंपेयर कर दिया, लेकिन स्टिल सबसे पहले जो है वो बताया गया कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। दैट इज द मेन पॉइंट जो आज तक वैलिड है। दूसरा उसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज थी कि उसने ये बताया था कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं जो मिलके एक न्यूट्रल स्पीशी जो है वो बनाते हैं, जो भी आज तक जो है वो वैलिड है, जिसमें लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को जो है वो प्रोटॉन्स बोला गया और नेगेटिव चार्जेस को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो काफी अच्छा और काफी सटीक और काफी एक्यूरेट काइंड ऑफ मॉडल था जो लेटर स्टेजेस के अंदर जो है वो फेल हो गया। थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड जिन्होंने इस पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल को फेल किया, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट जो थे वो हम लोगों के पास बोहर थे जिन्होंने उसके पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल को जो है वो फेल किया। तो ये ट्रायोलॉजी है कि उनके शिष्य जो है वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों से भी पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो होने वाले हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस और जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन जो है वो हो जाते हैं 15, 20, 25, 30 साल के अंदर ही, जो इंटेलिजेंसी लेवल को बढ़ा देते हैं। मजाक कर रहा हूं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो थॉमसन मॉडल को सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं। थॉमसन मॉडल हम लोगों के पास ना एक सिंपल, मैं आपको समझाता हूं कि इसने सबसे पहले बोला कि एटम्स जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर तरह के स्ट्रक्चर के अंदर है जिसके अंदर हम लोगों के पास जो है
वो ये पूरा प्लम है। पूरा प्लम बोले तो कि ये एक हमारे पास वाटरमेलन है, और वाटरमेलन के अंदर ये जो भी रेड वाला पोर्शन हम लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा जो रेड वाला पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव चार्ज। और रेड वाला पोर्शन अगर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा, तो उसके अंदर जितने भी बीज प्रेजेंट हैं छोटे छोटे एक पर्टिकुलर वाटरमेलन के अंदर, वो सारे के सारे बीज जो हैं वो हम लोगों के पास एक नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। अब यहां पे क्या चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो बीज है दैट रिप्रेजेंट्स द, हमारे पास क्या, नेगेटिव चार्ज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी ये रेड वाला पोर्शन है ये हम लोगों के पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने बोला एटम स्फेरिकल इन शेप है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब जगह पे जो है वो प्रेजेंट है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज जो है वो एम्बेडेड है, वैसे ही यहां पे जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो एम्बेडेड है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं एटम्स के अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या थे, एम्बेडेड थे, या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वर्ड अगर सही नहीं है तो हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या था, एम्बेडेड था। क्योंकि जिस सन में ये थॉमसन ने जो है ये मॉडल दिया था उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉन्स वर्ड का इजाद नहीं हुआ था, तो हम लोग जो है वो नेगेटिव चार्ज यहां पे बोल देते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ई जो है वो यहां पे स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देने वाला है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल इन नंबर्स है। इक्वल इन नंबर्स है मतलब जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उतना ही हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो एटम है वो ओवरऑल हम लोगों के पास जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, एक न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। मतलब नेट चार्ज कोई भी नहीं है, एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और जिससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने की वजह से हमारे पास जो ओवरऑल एटम जो है वो बनता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी जो है वो फॉर्म होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर जो दो पोस्टुलेट्स हैं वो इसके क्लियर हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये सब चीजें क्यों मिली, क्योंकि देखो हम लोगों को धीरे धीरे जब हम लोग मतलब साइंस ग्रो कर रही थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समझ जो है वो लोगों में आने लगी। पहले लोग तारे देखते थे तो उसके ऊपर जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते रहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों को जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज जो है वो आने लगी। इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज कैसे आने लगी, लोगों ने जो है वो चीजों को रब किया तो हमारे पास बिट्स एंड पीसेस ऑफ पेपर्स को जो है वो चीजें अट्रैक्ट करती रही। तो यहां से राइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा प्रेजेंट है कि घिसने से जो है वो यहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शंस जैसे फिनोमेनास जो है वो फाइंड आउट हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उस पॉजिटिव नेगेटिव फिनोमेनास को देखो, जो चीज हमने ऑब्जर्व करी है ना फिजिक्स के अंदर, उसी में एक थ्योरी बना के जो है वो उस चीज को एक्सप्लेन करने का एक तरीका जो है वो लोगों ने इजाद किया, जिसको हम लोग जो है वो पर्टिकुलर यहां पे एटॉमिक थ्योरी जो है वो बोल रहे हैं। तो वहां पे अट्रैक्शंस और रिपल्शंस जैसे फोर्सेस को चार्जेस के बेसिस पे बड़े अच्छे से जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव चार्जेस अगर हैं तो वो हम लोगों के पास जो है वो रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि ऑपोजिट चार्जेस अगर हम लोगों के पास हैं तो वो अट्रैक्शन के फिनोमेनास को जो है वो शो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इस तरह के एटॉमिक मॉडल्स जो है वो हम लोगों के पास देखने में मिले। और आगे इसके अंदर देखो कि ये मॉडल जो है वो इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है वो एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो है वो बात करी। एंड रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। तो कुछ इसकी ये देखो खामियां थी जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो चलो कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे इस तरह के गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स नहीं अवेलेबल होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल के जो है वो क्या खामियां थी। तो सबसे पहली खामी अगर हम इसकी देखें लिमिटेशंस के अंदर जे थॉमसन की, तो ये हम लोगों के पास क्या बोलता है, फेल टू एक्सप्लेन कि कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को इनसाइड द एटम। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी।
मतलब जब उससे पूछा गया कि एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे बैठा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे अगर नेगेटिव चार्ज बैठेगा आके तो वो तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। वो ऐसा कौन सा फोर्स है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच है, वो चीज को जो है ये हमारे पास जो थॉमसन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, दिस थ्योरी कुड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और इसने कुछ भी इस तरह का जो है वो नहीं बताया कि एटम के अंदर कुछ न्यूक्लियस टाइप का चीज है। उसने सिंपली बोल दिया कि यार एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास एम्बेडेड है, जो कि एक गलत जो था वो था। उसके बाद ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद ही हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो बोलते हैं। ये रदरफोर्ड जो है वो थॉमसन का ही जो है वो स्टूडेंट बोला जाता है, और ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। मतलब रदरफोर्ड ने थॉमसन को जो है वो एटॉमिक मॉडल को जो है वो फेल कर दिया मतलब क्या, उसके अंदर कुछ खामियां थी, उसके अंदर अपना एडिशन करते रहे जो है वो धीरे धीरे आजकल हम लोग जो है वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो पढ़ते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, थॉमसन मॉडल के पोस्टुलेट्स, वाव फैक्टर्स एंड लिमिटेशंस जो है वो आपको क्लियर है। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही एक रिमार्केबल और एक बहुत पुराने टाइम में जो है वो इतने खतरनाक लेवल पे एक पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने के लिए अपने जुनून और जज्बे से जो है वो उसने अल्फा पार्टिकल्स को किस तरह से गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करवा के इतनी खतरनाक ऑब्जर्वेशंस दी कि पूरी दुनिया का जो एटॉमिक मॉडल जिसको वो समझ रहे थे पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज तक मोस्टली चीजें इस पर्टिकुलर मॉडल में जो बोली गई वो ठीक थी, सवाए इक्का दुक्का चीजों के वो तो होती ही हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एवोल्यूशन होता है, चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन रदरफोर्ड का काफी रिमार्केबल जो है वो हम लोगों के पास एक जर्नी रहा है। इस पर्टिकुलर मॉडल को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो रदरफोर्ड ने, मैं आपको पहले सिंपली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि इस बंदे ने जो है वो क्या क्या किया। ठीक है, तो इसको देखो। तो सबसे पहले इसने हमारे पास क्या इस्तेमाल किया था, हमारे पास यहां पे जो है वो आपको एक चीज जाननी है कि रदरफोर्ड ने जो है वो क्या इस्तेमाल किया था, अल्फा पार्टिकल जो है वो इस्तेमाल किया था। अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम के आयन को, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4, अगर हीलियम के आयन के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब हीलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया हो, लूज कर दिया हो, तो इसको हम लोग जो है वो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किए अपने एक्सपेरिमेंट में, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज किए गए। दूसरा उसने क्या चीज की, इस पर्टिकुलर के अंदर उसने एक गोल्ड की सुनहरी फॉयल ली, गोल्ड की फॉयल ली मतलब, और बहुत ही पतली उसको जो है वो मैलिएबिलिटी की वजह से बहुत पतली थिन शीट में जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉयल जो है वो ही क्यों ली उसने, क्योंकि गोल्ड एक मोस्ट मेलिएबल मेटल्स के अंदर से है। मेलिएबल मेटल्स का मतलब क्या होता है, हम लोगों के पास एक गोल्ड जो है वो अगर उसको बीट करो तो गोल्ड हमारे पास थिन शीट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली रदरफोर्ड को चाहिए था पतली से पतली, कितनी पतली लेयर जो है वो बना सकते हैं, तो गोल्ड फॉयल एक मोस्ट मेलिएबल मेटल होने की वजह से गोल्ड फॉयल को जो है वो चूज किया गया। ठीक है, मतलब तकरीबन जो है वो एक एटम थिन लेयर जो है वो हम लोगों के पास जनरेट होगी। वैसे कुछ पर्टिकुलर लेयर्स थी इसके अंदर, खाली एक लेयर नहीं थी, काफी सारी लेयर्स थी, बट काफी पतली लेयर्स जो है वो हमारे पास जनरेट उसने कर ली, मतलब एक गोल्ड फॉयल के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। और यहां पे मैं पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता देता हूं आपको। एक पीछे स्क्रीन लगाई, जिस स्क्रीन के ऊपर जो है वो जिंक के सल्फाइड की कोटिंग जो है वो कर रखी थी। अब इसका क्या फायदा था करने का, कि कहीं पे भी अगर आप अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहे हैं ना,
तो वो एक अपना मार्क छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गोली चलाई हमने तो और दीवार के ऊपर निशान आ गया। अमृतसर में भी जलियांवाला बाग के अंदर निशान जो है शायद कुछ लोगों ने देखे हो। अभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तो लोगों ने जो है वो उसको भी फ्रेम कर रखा है कि यहां पे जो है वो गोली लगी, तो गोली के तो निशान आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ये हम लोगों के पास जो है वो अल्फा पार्टिकल है, उसका निशान जो है वो हम लोगों के पास कैसे आएगा? तो उसका निशान हम लोगों के पास कैसे आएगा, वो चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने जिंक सल्फाइड की जो है वो क्या ली, हम लोगों के पास कोटिंग ली। ठीक है, अब गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जब पास हुए तो मोस्टली ऐसे निकल गए। ठीक है, और दूसरा अल्फा पार्टिकल भी देखा तो वो भी ऐसे निकल गया, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो वो भी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए। मतलब तकरीबन मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो तो सीधे ही निकल गए, जैसे कुछ हो ही ना वहां पे। मतलब इतनी खतरनाक चीज देखा जाए कि ये एक एटम है हमारे पास और हमने कोई चीज को जो है वो पास किया और वो सीधे ऐसे निकल गई जैसे वहां पे कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक अल्फा पार्टिकल के साइज का हूं और ये गोल्ड फॉयल है और मैं इसमें से ऐसे निकल गया। आपको देखने में लग रहा है कि भैया यहाँ पे गोल्ड फॉयल पड़ी है और मी एज एन अल्फा पार्टिकल मैं तो आर पार हो रहा हूं, कोई दिक्कत ही ना है मुझे। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही चौंकाने देने वाला जो है वो मतलब एक एक्सपेरिमेंट था जो कि पूरी सिट्टी बिट्टी गुल कर देता है एटम की। भैया अल्फा पार्टिकल आराम से निकल रहे हैं, इसका मतलब जगह तो खाली है क्या इसके अंदर? तो खाली पड़ा है सारा। तो 99% हर जगह से मार के देखे अल्फा पार्टिकल, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। हाँ, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो जैसे यहां पे जो है वो स्ट्राइक किए और कुछ जो है वो थोड़े से डिफ्लेक्टेड सिनेरियोस को जो है वो हमारे पास शो करते रहे। किसी में डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा शो हुआ, किसी में डिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों के पास कम शो हुआ, और बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो जैसे गए और उल्टे पांव वैसे ही लौट गए। बहुत ही कम रेशो में, मतलब 12,000 में से तकरीबन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो ऐसे किसी चीज से टकरा रहा है सामने से जाके और उस चीज से बाउंस बैक हो रहा है। बाकी मोस्टली सारे जो है वो निकल रहे हैं। अब इसको ना ऐसे समझो कि एटम, अब इस मॉडल से अपने को क्या पता लगता है, इस मॉडल से अपने को ये समझ में आ रही है वो मैं आपको समझाता हूं कि आप पहले ऑब्जर्वेशन समझ लो कि व्हाट एक्सपेरिमेंट वाज, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। पहले ये दो चीजों पे फोकस करो। देखो, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक हीलियम के चार्ज पार्टिकल को जो है अल्फा पार्टिकल जिसको हमने बोला उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो है वो हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस यहां पे हमने एटम थिन गोल्ड की फॉयल ली। गोल्ड फॉयल क्यों चूज की? क्योंकि गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल्स के अंदर से जो है वो होता है जो कि इजीली अवेलेबल हम लोगों के पास रहता है, और थिन शीट्स जो है उसकी कन्वर्ट कर दी। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से पास हुए, इन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो प्लेस कर दी। जिस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को प्लेस करने से जैसे ही अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल हम लोगों के पास जो है वो वहां पे एक मार्क को छोड़ रहा है। मतलब एक जो है वो सिंटिलेशन वर्ड यूज करते हैं, सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वहां पे अपनी छाप छोड़ के जा रहा है कि भैया मैं यहां पे टकराया हूं, मेरे को देख के आप ऑब्जर्व कर लो। तो ये सारी कहानी जो है वो हमारे पास यहां पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की थी। फिर हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकले, मोस्टली अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से गोल्ड फॉयल के अंदर से ऐसे पास करके, जैसे गोल्ड फॉयल के अंदर जो है वो खाली जगह प्रेजेंट है, मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ गोल्ड फॉयल के अंदर से टकरा के जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। कोई मतलब एक कम एंगल पे जा रहा है, कोई ज्यादा एंगल पे जा रहा है, कोई इवन ऐसे आया टकराया और बाउंस बैक कर गया। बहुत ही कम थे, 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो टकराया और बाउंस बैक जो है वो हम लोगों के पास कर गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे जो है वो रदरफोर्ड को देखने को मिली। अब ये सारा इस ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो है वो क्या समझ आ रही है वो भी हम लोग जो है वो यहां पे सीख लेते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ना उसने एक चीज समझ ली थी कि भैया एटम के अंदर ना मोस्टली चीजें खाली हैं, तो लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराया बीच में और बाउंस बैक कर गया। तो उस चीज को ना इसने पॉजिटिव चार्ज, और नाम क्या दिया इसका, इसको जो है वो न्यूक्लियस जो है वो हम लोगों ने बोला। तो न्यूक्लियस के ऊपर उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहां पे टकराया और ऐसे ही जो है वो बाउंस बैक कर गया। ये इतने खतरनाक लेवल का रिपल्शन जो है वो तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव चार्ज हो और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो। अब इस पॉजिटिव चार्ज का तो पता ही था क्योंकि ये तो हीलियम का पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल है,
और इसका मतलब सेंटर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड कैसे है? इसके अंदर जो है वो बहुत ही कम जगह पे जो है वो इसने स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है। बाकी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स सीधे के सीधे जो है वो निकल गए, कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो उनके ऊपर नहीं हुई। हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से साइड मार के ऐसे टेढ़े हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से रिपल्शन कॉज करके ऐसे टेढ़े हो गए। तो ये एक एटॉमिक मॉडल निकल के आया कि हम लोगों के पास जो है वो एटम के अंदर मोस्टली स्पेस एम्प्टी है, बस बीच में एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है क्या एटम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी है। तो रदरफोर्ड ने इसको कैसे बनाया कि नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जो है वो चक्कर काट रहे हैं नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने बोला कि बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत लाइटर है, नहीं मतलब लाइटर नहीं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशंस को नहीं शो कर रहा, क्योंकि वो लाइटर होने की वजह से जो है वो अल्फा पार्टिकल सीधा का सीधा उसके अंदर से जो है वो निकल रहा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो इसीलिए एटम के अंदर मोस्टली स्पेस को जो है वो हम लोगों के पास क्या बोला गया? एम्प्टी जो है वो बोला गया। अब हम लोग लाइन टू लाइन चलते हैं, क्या क्या कहानी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड डिजाइन किया एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो फॉल करवाए गए। तो गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट की गई? क्योंकि उसको एक बहुत थिन लेयर चाहिए था, जो कि एटम थिन लेयर था। तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो है वो कुछ एटम्स की इतनी पर्टिकुलर थिन लेयर जो है वो प्रोड्यूस कर ली गई। अब मैं ना आपको एक चीज और बता देता हूं, 10 पावर 3 मतलब तकरीबन 10 पावर -7 मिलीमीटर थिक लेयर जो है वो बना दी गई। 10 पावर -7 मीटर मतलब 1 करोड़, 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा जो है वो उतने साइज की लेयर जो है वो बना दी गई। ठीक है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। डबली चार्ज हीलियम का है ना, जिसका मास जो है वो 4 यूनिट्स है, काफी हेवी पार्टिकल है। और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो है वो किसके ऊपर फॉल कर रहा? गोल्ड की फॉइल के ऊपर जो है वो फॉल कर रहा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है it was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold foil atom. Since alpha particles are much heavier than protons, he did not expect the large deflections. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने हम लोगों के पास थॉमसन मॉडल को जो है वो फेल किया, क्योंकि भैया उसका गुरु कह के गया था कि ये ऐसे प्लम पुडिंग मॉडल खाने का शौकीन था। बस वो बोल गया कि भैया एक प्लम पुडिंग मॉडल है, उसकी तरह जो है वो यहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, तो जैसी गोल्ड फॉइल के जो है वो हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स आएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो शो हो रहा है कि हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आए और बिल्कुल के बिल्कुल जो है वो सीधा उसके अंदर से निकल गए। रिजल्ट एकदम उल्टा। ठीक है, तो जिस चीज से हम लोगों को ये समझ में आया कि थॉमसन जो बोल रहा था वो सही नहीं था, क्योंकि गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट से वो पर्टिकुलर चीज जो है वो गलत प्रूव हो रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए थे गोल्ड की फॉइल के आगे, लेकिन वो नहीं हुए। तो ये एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन जो है जिसने पूरा एक रिमार्केबल चेंजेस जो है वो पूरा हिस्ट्री में जो है वो कर दिया था। यहां पे क्या बोला गया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स देखो बेटा यहां से जो है वो सीधे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, कुछ इवन अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से लार्जर एंगल्स पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल को देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, और बाउंस बैक करने वाला ये पर्टिकुलर ऐसे गया और इसी तरीके से जो है वो बाउंस बैक कर गया। बाकी देखो ये सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया। इसके अंदर थोड़ी सी लार्जर डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो रही है। तो मतलब लेकिन इस तरह के कम थे, आए 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 और डिफ्लेक्ट होके जो है वो ऐसे निकल गए। ठीक है, तो इस तरह की डिफ्लेक्शंस कम देखने को मिल रही थी। मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल रहे थे, जिससे एक बहुत ही रिमार्केबल जो है वो चीजें शो हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी? तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो कि अल्फा पार्टिकल्स थे स्ट्रेट लाइन में चले गए, सम डिफ्लेक्ट हुए, और सिर्फ एक जो है हर 12,000 में से जो है वो रीबाउंड कर रहा था। अब रीबाउंड से मतलब क्या है कि ऐसे आके न्यूक्लियस पे टकराया और यहीं से उल्टे पांव जो है वो वापस हो लिया। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एज ए अलग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो पूछी जा सकती हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों के पास थी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये भी जो है वो आपको क्लियर है।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉन्क्लूजन्स पे। तो कॉन्क्लूजन्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो सीधे निकल के इसका मतलब स्पेस तो खाली था। अब कॉन्क्लूजन तो यही है कि यार एक एटम है उसका मोस्टली स्पेस खाली है, लेकिन उसके अंदर एक छोटू सा जो है वो इस तरह, ये कंक्लूजन है भैया इसका। ये तो कोई भी दे देगा कंक्लूजन यार। आपको बोला जाए ना यार हमने ना एक पॉजिटिव चार्ज फेंका है, मोस्टली सीधा निकल गया, लेकिन किस जगह से जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत कम है। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, जो कि बहुत छोटा साइज जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी एटम के अंदर, और बाकी मोस्टली स्पेस जो है वो हम लोगों के पास एम्प्टी है, ठीक है, जिसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है वो सीधा निकल गया अल्फा पार्टिकल्स का। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस किसी भी एटम के अंदर एम्प्टी है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल के अंदर से बिल्कुल बिना डिफ्लेक्शन के जो है वो निकल गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये हमें पता लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड फॉइल वर कंसंट्रेटेड एट ओनली स्मॉल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने बोला कि यार एक ऐसा पार्टिकल मिले जो कि बिल्कुल बाउंस बैक करके, बहुत ही कम थे, लेकिन ये बहुत ही कम थे, तो इसका मतलब सारा का सारा जो मेन मास है ना गोल्ड का, वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटी सी जगह पे, जिसका नाम उसने जो है वो बाद में न्यूक्लियस बोला। क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन की वो जाके टकराना और बाउंस बैक कर जाना, जाके टकरा रहा और बाउंस बैक कर रहा बहुत कम था, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वो ये ऑब्जर्व हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास ऑफ द गोल्ड फॉइल है वो बहुत छोटी सी जगह पे जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये सारे के सारे कंक्लूजन्स जो हैं वो रदरफोर्ड के आपको क्लियर है, नोट करते रहना इसको, और हम लोगों के पास जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इसका न्यूक्लियर मॉडल क्या निकल कर आया। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है वो हम लोगों के पास क्या बोलता रहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, जिसको उसने जो है वो क्या बोल दिया, न्यूक्लियस जो है वो बोल दिया। तो ये न्यूक्लियस टर्म कॉइन किया, और नियरली सारा मास एटम का जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने बोला कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बता देता हूं। जो हमारे पास एटम होता है ना, एटम का जो साइज होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, और अगर मैं न्यूक्लियस के साइज की बात करूं तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब एटम से 1 लाख टाइम्स स्मॉलर। कितना तगड़ा डिफरेंस है देखो, है ना। मतलब ऐसे तो लग रहा है कि 5 का डिफरेंस है, 5 पूंछ नहीं है ये है हमारे पास 1 लाख गुना छोटा। मतलब एटम के साइज अगर 1 मिलीमीटर है तो उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो, उतना साइज जो है वो हम लोगों के पास न्यूक्लियस का आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा, कितना छोटा है वो मैंने यहां पे जो है वो आपको लिख के बता दिया कि तकरीबन 1 लाख गुना, क्योंकि 1 लाख इज 10⁻5, तो 10⁻5 टाइम्स जो है वो हम लोगों के पास स्मॉलर है। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब भाई हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, रदरफोर्ड की भी निकाल दी लोगों ने। लोग कहाँ जीने देते हैं यार, अच्छा वाला काम करके गया, इतने तगड़े तगड़े सेटअप जो है वो बेचारे ने कर दिए, लेकिन ना भाई ना, ये आदमी गलत प्रूव है, उसको गलत प्रूव करने के लिए जिंदगियां निकाल देते हैं लोग। तो दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। तो आप लोगों को भी जो है वो इसको पढ़ना है। तो ड्रॉबैक्स हम लोगों के पास है, लिमिटेशन हम लोगों के पास क्या है। रदरफोर्ड ना बेचारा थोड़ा भोला आदमी था, तो उससे जब पूछा गया ना यार ये तो तूने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके चारों तरफ तूने बोला घूम रहे हैं। अब घूम कैसे रहे हैं, तूने इसको सोलर सिस्टम के साथ अगर कंपेयर करके चलो तो सोलर सिस्टम में जो है वो जैसे अर्थ घूम रही है वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड बेचारे से ना यार एक सवाल नहीं आंसर हुआ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आंसर कर गया, और मेरे को कई बार विश्वास नहीं होता कि वो इसको आंसर क्यों नहीं कर पाया। कि रदरफोर्ड ने जब ये पूछा गया ना कि यार ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये घूमते 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 और ये इसके बीच में आगे बजना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब अट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों के पास ये एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन यहां पे आके स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ?
ठीक है। और रदरफोर्ड इस चीज को आंसर नहीं कर पाया क्योंकि एक मैक्सवेल करके साइंटिस्ट था, उसकी हम लोगों के पास क्या थ्योरी रहती है कि कभी भी जो हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल है ना, कोई भी जो हमारे पास क्या है चार्ज्ड पार्टिकल है, वो अगर घूम रहा है कहीं पे तो वो हमारे पास क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ये चीज जो है वो प्रूव कर चुका था। कौन प्रूव कर चुका था? मैक्सवेल जो है वो प्रूव कर चुका था। अब इस मैक्सवेल की थ्योरी से जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर जो है वो जब सवाल उठने लगे कि भैया चार्ज पार्टिकल घूमते हुए एनर्जी रेडिएट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से घूम रहा है वो रेडिएट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो इन अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों नहीं हो रहा जज साहब, बताओ मेरे को। अब रदरफोर्ड भैया ऐसे खड़ा आराम से मुंह उठा के, भैया इतना मैंने काम करा, दुनिया ने आखिर जो है वो मेरा दोष निकाल ही दिया। दुनिया है भाई, इतने बड़े बड़े सेटअप करे उसने, कहां से वो अल्फा पार्टिकल उस जमाने में जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, गोल्ड की फॉइलें जो है वो खरीद रहा है, इतना महंगा सोना हो गया आज की डेट में, ठीक है, बट स्टिल उसकी कमी थी तो थी भाई, क्या कर सकते हैं उसमें। तो अब इसको यहां से पढ़ लेते हैं हम लोग। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी हम लोगों के पास क्या बोलती है कि कोई भी जो है सर्कुलर पाथ के अंदर अगर ऑर्बिट में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, दैट पार्टिकल विल रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, और वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। यही जो चीज मैंने अभी समझाई। सो इफ देयर दिस वर सो, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल होने चाहिए और जो है वो नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, और भैया रदरफोर्ड मायूसी से जो है वो मर गया। और ये सारी बातें जो है वो मोस्टली बोहर के मॉडल से जो है वो प्रूव हो रही थी। बोहर ने जो है वो बहुत स्मार्टली इन चीजों को जो है वो डील किया। ऐसे सवालों के जवाब देने में बोहर जो है वो माहिर था। मैं भी शायद ये थोड़ा सा विटी नहीं था, या चीजें जो है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी इसके दिमाग के अंदर, फिजिक्स इसको थोड़ी कम समझ में आई, या पता नहीं क्या हुआ यार। ये तो सवाल का आंसर कर सकता था, क्योंकि रदरफोर्ड के स्टूडेंट बोहर ने बहुत ही टेक्निकली इसको आंसर किया। उसने बोला नहीं यार, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये घूम तो रहे हैं लेकिन ये ना अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ठीक है, ये फिक्स्ड एटॉमिक पाथ्स पे या डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स पे मूव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो इतना मुश्किल था इस सवाल को आंसर करना, बट स्टिल उसने नहीं कर पाया, ठीक है, ताकि उसका स्टूडेंट जो वो बोहर शायद उसकी वजह से ना कर पाया हो। क्या कह सकते हैं भाई, मारो गोली इसको। तो ये सारा कुछ जो था वो रदरफोर्ड के मॉडल की कहानी थी। मैं ज्यूम कर रहा हूं जी आपको ये सब जो है वो बोहर मॉडल जो है वो आज हम आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट जो है वो बताया जाता है। ये आदमी जो है वो काफी बड़ा एक नाम जो है वो क्वांटम फिजिक्स के एवोल्यूशन के अंदर जो है वो रखते हैं बोहर जी। और छोटी सी कमी जो रदरफोर्ड से नहीं सॉर्ट आउट हुई थी वो ये थी कि पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, अगर घूम रहा है तो पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते एनर्जी को रेडिएट करते हैं और वो बीच में जाके बजना चाहिए न्यूक्लियस के। रदरफोर्ड इसको नहीं आंसर कर पाया। बोहर ने बहुत स्मार्टली इस चीज का जो है वो आंसर किया। बोहर ने क्या बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज का अगर न्यूक्लियस है हम लोगों के पास, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना वो ऐसे रेडिएट नहीं करते हैं, वो हम लोगों के पास एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट या फिक्स्ड एनर्जी पाथ पे जो है वो मूव करते हैं, जिस पाथ के अंदर ना तो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ना ही एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, ना ही लूज हो रही है। तो इस तरह से स्मार्टली जो है वो बोहर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है वो आंसर किया। काफी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन साथ में जो है वो इस्तेमाल की गई इस पर्टिकुलर फंडे को प्रूव करने के लिए। और बोहर हम लोगों के पास क्या बोलता है कि सिर्फ और स्पेशल ऑर्बिट्स, जिसको हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स जो है वो बोलते हैं, वही अलाउड होते हैं इनसाइड द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पे जो है वो मूव करते हैं, फिक्स्ड रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के चलने के। ऐसे नहीं है इलेक्ट्रॉन घूम के जो है वो न्यूक्लियस में आके बचेगा, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और इन एनर्जी को जो है वो रेडिएट नहीं करने से जो ये शेल्स पे घूम रहा है, उन शेल्स को जो है वो उसके लिए हम लोग एनर्जी लेवल्स बोल देते हैं, या ऑर्बिट्स वर्ड यूज कर लेते हैं, या शेल्स यूज कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट वाला पाथ है, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो इस तरह से इसके लिए हम लोग कौन कौन से शेल्स वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ वाला, उसको के शेल बोल देते हैं, फिर एल शेल बोल देते हैं, फिर एम शेल बोल देते हैं, और फिर एन शेल बोल देते हैं। क्लास 9th के लेवल पे जो है वो इतना ही हम लोगों के पास जो है वो स्कूल लेवल पे बेसिक 10th तक जो है वो लोगों को इतना ही जानना है कि बोहर मॉडल स्पेशल एनर्जी ऑर्बिट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेशल एनर्जी पाथ्स पे जो है वो मूव कर रहे हैं।
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा और इनके पाथ्स को हम लोग KLMN जो है वो बोलते हैं। बाकी इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आप देखने वाले हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, बेसिक लेवल का बोहर मॉडल जो है वो आप सबको क्लियर है। न्यूट्रॉन्स के बारे में जो है वो हम लोग बात करने लगे हैं 1932 के अंदर जो है वो चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। काफी यूनिक पार्टिकल था। कौन सा पार्टिकल था? हम लोगों के पास न्यूट्रॉन। नाम से ही जो है वो इसकी एक बहुत तगड़ी खासियत पता लग रही है कि ये जो है वो हम लोगों के पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल स्पीशी है। और दूसरा इसका जो मास होता है वो दैट इज इक्वल टू हम लोगों के पास किसके बराबर रहता है? प्रोटॉन के नियरली इक्वल है। मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इकट्ठे जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट जो है वो कर रहे हैं। मतलब न्यूट्रॉन एक ऐसा न्यूट्रल स्पीशी है जो प्रोटॉन्स के साथ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, एटम्स के जो हम लोग मासेस निकालते हैं तो वो उसके अंदर एक दोनों ये मिला के जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। मतलब उसके अंदर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को भी कंसीडर करते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी जो है वो साथ में कंसीडर करते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने जो है वो सबसे पहले इनको जो है वो फाइंड आउट किया। प्रोटॉन्स के इक्वल मास के हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मास के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। और सबसे बड़ी चीज यहां पे ये देखने वाली है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात अगर मैं करूं तो हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एटम है जो इसका प्रोटियम वाला आइसोटोप है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बाकी जितने भी 117 एलिमेंट्स हमारे पास जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है सब के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अकेला हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटोप जो है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हम लोग टर्म जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको जो है वो नोट कर लेना आप अपने पास। एटॉमिक हमारे पास क्या है? ये नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है। ये क्या बताता है हम लोगों के पास कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर, NP हमारे पास क्या बता रहा है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बोल देते हैं। अब हर एटम, मैंने बोला 118 के 118 एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, हर एक के न्यूक्लियस में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो है वो एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रहा है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है हम लोगों के पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास 1 है। ऐसी अगर बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इसका मतलब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 के बराबर जो है वो होगा। तो ये एटॉमिक नंबर की हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो हो जाती है। अब एटॉमिक सिंबल क्या होता है ये चीज को भी आप अंडरस्टैंड कर लो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों के पास ये चीज है। एटॉमिक सिंबल हम लोगों के पास ऐसे है कि कोई भी एलिमेंट है उसको एक यूनिक वे में, क्योंकि देखो मान लो बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स है, टंगस्टन है, पोलोनियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, बार बार इस चीज को जो है वो पूरे नाम से हम लोग जो है वो नहीं लिखते हैं। हमने इनके सिंबल्स जो है वो बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की जाए अगर, तो हाइड्रोजन को बार बार इतना लंबा हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम लोग सिंपली जो है वो H लिख देते हैं। और एक चीज याद रखनी है, इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको लिख रहे हैं और आपको इसको कैपिटल्स के अंदर जो है वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे पास फ्लोरीन की, फ्लोरीन है, उसका सिंबल हो गया कैपिटल F। तो लिखना कैपिटल F में ही है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। हाइड्रोजन को भी बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे लिखते हुए देखा है। ये कोई सिंबल नहीं है हाइड्रोजन का, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर के अंदर आपको लिखना है।
दूसरी चीज, कई बार ऐसे है, देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार, बहुत कॉमन सी चीज है, इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भैया इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 है सिर्फ, तो भाई 118 एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स कहां से लाएं? तो हमने क्या किया है, यहां पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कैल्शियम की, कैल्शियम का सिंबल जो है वो कैपिटल ए सी, कार्बन का भी कैपिटल सी है, लेकिन इसमें साथ में हमने एक और लेटर जोड़ दिया जिसको हमने ए बोल दिया यहां पे, सी ए, कैपिटल सी स्मॉल ए इज द सिंबल ऑफ हमारे पास क्या, कैल्शियम। अब हमारे पास जितने भी इंग्लिश लेटर्स दो के कॉम्बिनेशन में सिंबल्स हम लोगों के पास बना रहे हैं, उसमें हमेशा और हमेशा जो फर्स्ट वाला लेटर है वो कैपिटल लिखना है आपको, और जो सेकंड वाला लेटर है वो आपको स्मॉल के अंदर जो है वो लिखना है। तो कैपिटल ए स्मॉल सी, जैसे अब मान लो सोडियम का सिंबल है कैपिटल एन स्मॉल ए, मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल एम स्मॉल जी, एल्यूमिनियम का सिंबल है कैपिटल ए स्मॉल एल। तो याद रखना है, फर्स्ट लेटर जो है वो आपको कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर जो है वो आपको स्मॉल लिखना है, किसी भी सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट यहां पे करते हुए। इफ द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ सिंगल लेटर देन इट मस्ट बी कैपिटल। एटॉमिक सिंबल अगर दो लेटर्स से मिलकर बना हुआ, तो मैंने यहां पे लिख दिया, ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है वो हम लोगों के पास स्मॉल में जो है वो लिखना होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिक सिंबल जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद ना हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, कैसे किसी एलिमेंट की जो है वो हम लोग करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में आपको एक चीज पहले और जो है वो हम लोगों के पास यहां पे समझनी पड़ेगी। एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एटम का मास। एटॉमिक नंबर मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब एटॉमिक मास हम लोगों के पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स मिलके प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग जो है वो एटॉमिक मास बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल है कैपिटल सी। अब कार्बन एलिमेंट के सिंबल कैपिटल सी है, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास 6 ही न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर एलिमेंट कार्बन सिंबल सी की बात की जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं। और कार्बन का जो मास नंबर है, देखो एटॉमिक मास के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कैपिटल ए। तो एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों के पास इसका कैपिटल ए है, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां पे निकालें तो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एलिमेंट कार्बन की जो एटॉमिक मास होगी वो किसके बराबर होगी, 12 के बराबर जो है वो होगी। तो दो बेसिक टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी है। एटॉमिक नंबर हम लोगों के पास क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, वो हम लोगों के पास एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक मास क्या होगा, देखो न्यूक्लियस के अंदर ही हम लोगों के पास प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो दोनों को मिला के टोटल कितने पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग जो है वो मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि एलिमेंट्स को जो है वो अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम लोग देखो, मान लो मैं यहां पे कार्बन की ही बात कर रहा हूं, कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल फिर से लिख देते हैं। कार्बन एलिमेंट का सिंबल हो गया कैपिटल सी। अभी मैंने बताया कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का मास नंबर कितना है, 12। 12 क्यों है, क्योंकि दोनों को ऐड कर दो। अभी मैंने बताया मास नंबर जो है वो क्या होता है। अब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अपने को जो है वो कैसे करना है, इस चीज को देख लो। 6 यहां लिखना है पैरों में, ठीक है, तो ये हमारे पास 6 जो है वो हो गया एटॉमिक नंबर। मास जो है वो आपको ऊपर लिखना है 12। तो एलिमेंट और उसका मास, अब
कई जगह पे एक पहले आप ये समझ लो कि सिंबल के ऊपर ही हम लोग एलिमेंट का नंबर और मास जो है वो लिख देते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि नीचे हम लोगों को जो है वो एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर हम लोगों को जो है वो एटॉमिक मास लिखना है। कई बार बुक्स के अंदर इसी चीज को ऐसे भी दिया हो सकता है, कई बार बुक्स के अंदर इसी चीज को ऐसे भी दिया हो सकता है। ये सारे के सारे जो है ना वैसे करेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो ये सिंबल को लिखना ना, अगर मैं आपको बीच की बात बताऊं तो एक फॉर्मेटिंग है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग नीचे और ऊपर जो है वो कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अगर ऐसे अलाउ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर एक जगह पे जो है वो अलाउ कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह से अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है, कहां पे आप जो है वो उसको लिख रहे हो। कई बार बुक्स प्रिंटिंग के अंदर जो है वो इस तरह से भी देखा है मैंने, ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है। ठीक है, आप जैसे मर्जी उसको कर लो। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे जो है वो आपको एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर जो है वो आपको एटॉमिक मास लिखना है। इधर लिखो, इधर लिखो। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ऐसे भी गिवन है और बहुत सारी जगह पे, जैसे मैंने देखो ये गूगल डॉक्स पे बनाया हुआ, तो गूगल डॉक्स की ये कैपेबिलिटी है, एक जगह पे नहीं अलाउ कर रहा है। ठीक है, पर इसको छोड़ो, अभी हम लोग इन चीजों पे नहीं उलझेंगे, हमें सॉफ्टवेयर नहीं सिखाना कोई भी। ठीक है, तो मेन आपको ये समझना है कि एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो कैसे हो गया। कोई भी एलिमेंट का सिंबल एक्स ले लो, उसके नीचे एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर की साइड पे एटॉमिक मास जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की जगह कोई भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका सिंबल है Na। इस एलिमेंट को हम लोग सोडियम बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और सोडियम का मास नंबर है 23। तो 11 जो है वो हम लोग नीचे लिखेंगे क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर है, और मास जो है वो हम लोग उसका ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो एटॉमिक मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं रिप्रेजेंटेशन आपको जो है वो एटॉमिक नंबर की, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस किस तरीके से जो है वो लिखने हैं वो आपको क्लियर है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की, उनके क्या सिंबल्स हैं और उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में ऑक्टेट रूल और वैलेंसी के साथ जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक फंडा आपको जो है वो समझा देता हूं कि एटम का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास किस तरीके का है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो एक सर्टेन पाथ के अंदर कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पाथ पे तो नहीं मूव कर सकते। तो इसीलिए जैसे सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो मूव कर रही है और बाकी प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के ऑर्बिट पे नहीं आ रहे, मतलब अर्थ के पाथ में आके हिंड्रेंस जो है वो नहीं क्रिएट कर रहे। उसका अपना पाथ है, प्लूटो का अपना पाथ है, यूरेनस का अपना पाथ है, मरकरी का अपना पाथ है, सारे प्लैनेट्स का जो है वो अपना अपना पाथ है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास उसी तरीके के पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। इन पाथ्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, या तो शेल बोल देते हैं या हम लोग इसको दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, ऑर्बिट जो है वो बोल देते हैं। अब इसके अंदर शेल्स और ऑर्बिट्स क्या होते हैं, क्या उनके नाम है, वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये हम लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो बिल्कुल न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट वाला पाथ होता है, जिस ऑर्बिट होता है जो बिल्कुल नियरेस्ट है, जैसे सन के नियरेस्ट है मरकरी, उसी तरह का बिल्कुल नियरेस्ट वाला पाथ जो है वो हम लोगों के पास, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं के ऑर्बिट या के शेल। के से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ है हम लोगों के पास, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, उसको हम लोग एल बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ आ रहा है के एल एम, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ आ रहा है उसको हम लोग एन बोल देते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, उनको जो है वो के एल एम एन जिससे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इन्हीं पाथ्स के अंदर आके अकोमोडेट हो रहे हैं। अकोमोडेट से मतलब ये है कि जैसे मान लो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पीछे जो है वो घूम रहे हैं,
इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हो, तो एक दूसरे के पीछे पीछे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चल रहे हैं और इन्हीं पाथ्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनको हम लोग जो है वो ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टर्म जो है वो क्या है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली हम लोगों के पास एक अरेंजमेंट को बता रहा है। अरेंजमेंट से मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो इन पाथ्स के ऊपर जो है वो घूम रहा है, चल रहा है, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोल देते हैं। हो सकता है के के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है एन के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोगों के पास किसी भी एटम के एल एम एन शेल के अंदर, उसको हम लोग जो है वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टर्म जो है वो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये फंडा जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी मैं आगे बात करूंगा इसी के अंदर। मान लीजिए ये हम लोगों के पास न्यूक्लियस था, ये हम लोगों के पास जो है वो के शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो एल शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो एम शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो एन शेल था। ठीक है, तो जो नियरेस्ट वाला शेल है, पाथ है, ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नंबर से, दैट इज n इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड वाले को n इक्वल टू 2, थर्ड वाले को n इक्वल टू 3, फोर्थ वाले को n इक्वल टू 4 से रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला पाथ है वो छोटा होगा। आपको पता है मरकरी जो है वो 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, क्योंकि मरकरी जो है वो छोटे पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पाथ छोटा है इसीलिए जो है उसका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या अलग तरह का है, उसके अलग पावर है, अलग अकोमोडेशन जो है वो कर सकता है। जो थोड़ा सा दूर है उसकी ज्यादा पावर अकोमोडेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की हम लोगों के पास है। मान लो मैं यहां पे बताता हूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक पाथ के अंदर या हर एक ऑर्बिट के अंदर या हर एक शेल के अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम आ सकते हैं। वो फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है क्या, 2 टाइम्स n का स्क्वायर। मान लो हम लोगों के पास n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। n की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं, 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 जो है वो हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 के बराबर है तो 2 टाइम्स हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 जो है वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है तो 2 टाइम्स 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 18 हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। यही n की वैल्यू अगर 4 है मतलब k l m n o p q r इसी तरह से चलता है। n की वैल्यू अगर 4 है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम लोगों के पास आ सकते हैं, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास इसकी पावर 2 विच इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मान लीजिए n की पावर 6 है तो वो आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। मेन फंडा आपको यहां पे ये समझना है कि कोई एटम न्यूक्लियस के जितना पास है उतने कम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। जैसे फर्स्ट शेल की बात की जाए तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पाथ न्यूक्लियस के साथ वाला थोड़ा छोटा रहता है, उसमें इतनी ज्यादा अकोमोडेशन कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। जैसे ही मैं न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, मतलब मैं n इक्वल टू 2 पे आ गया या सेकंड वाले शेल या सेकंड वाले ऑर्बिट पे मैं आ गया, तो हम लोगों के पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेबिलिटी जो है वो होगी। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे अब उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, अब मान लो जो 9वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं आ सकता, वो नेक्स्ट वाले शेल में जो है या नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जो है वो मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड क्योंकि और बड़ा हो गया तो उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जो है वो बढ़ गई है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाती है। और थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि पाथ अब और बड़ा हो चुका है।
ऐसी फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ के अंदर हम लोगों के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास निकल के आ रहे थे। और फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ में जो है वो टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है मेन। देखो इनकी कैपेसिटीज है, हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी है जो वो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। अब वो किस तरह से हर एटम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर चीज को जो है वो हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, इतना जो है वो क्लियर है। मैं ना एक एलिमेंट ले रहा हूं आपके पास, वो ये कि इसको समझने से पहले ना मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर लूं जो काफी इंपॉर्टेंट है इन डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, दैट इज ऑक्टेट रूल। अब बेटा जी ऑक्टेट रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है? ऑक्टेट रूल, ऑक्ट से मतलब है 8। तो मैं ना एक चीज आपको बता देता हूं, ये यूजुअली हम लोगों के पास इसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत छोटे एटॉमिक नंबर्स पे है। आप मान के चलो 1 से लेके 20 तक ही हम लोग जो है वो इसको कुछ अप्लाई कर रहे हैं। वैसे हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर नेक्स्ट ईयर था, वो भी कट हो गया, इवन आप 11th क्लास में जो है वो पढ़ोगे। मैं ना आपको बता देता हूं, आप अभी अपने दिमाग में बिठाओ कि ये रूल जो है वो हमारे पास कुछ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, 20-22 के लिए बस। उसके बाद ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होता प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी आप मान के चलो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक। लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक ही अपने को जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखना है या इस पर्टिकुलर सीरीज में जो है वो देखना है। तो ऑक्टेट रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के आउटर शेल में, किसी भी एटम के अगर आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आके अगर बैठ जाते हैं तो वो एटम हम लोगों के पास जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाती है, मतलब वो खुश हो जाता है। अब वो हैप्पी एटम जो है वो होगा, अनस्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं रहेगी, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश जो है वो अब उसको नहीं रहने वाली है। यही हम लोगों के पास जो है वो ऑक्टेट रूल है कि 8 का एक मैजिक नंबर जो है वो हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है एटम्स को, कि जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो एटम्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब उनको और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी जो है वो एटम को एक ऑक्टेट रूल देता है। ये मैजिक नंबर 8 जो है वो दे रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी के आउटर शेल में वो स्टेबल है। स्टेबल है तो ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों के पास जो है वो गेन करेगा। इसी को ऑक्टेट रूल जो है वो बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑक्टेट रूल की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखने वाले हैं, ये स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें जो है वो समझाता हूं। हम लोगों के पास जो है वो अगर बात की जाए तो पहला एलिमेंट है हम लोगों के पास हाइड्रोजन, फिर बात की जाए हीलियम, फिर बात की जाए लिथियम, फिर बात की जाए बेरिलियम, फिर बात की जाए बोरोन, फिर बात की जाए कार्बन की। मैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या चीज है पहले मैं ये बता देता हूं। ये हम लोगों के पास एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स है, इसलिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स है, इसीलिए बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 टोटल जो है वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए कार्बन का जो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो 6 के बराबर जो है वो होगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि मैंने अपने पिछले लेक्चर सीरीज में भी बताया था कि जितना एटम के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होता है, अगर वो एटम जो है वो न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ना तो वो एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही अगर वो एटम नेगेटिव चार्ज है,
तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एटॉमिक नंबर देख के हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हीलियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लिथियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बेरिलियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिमिलरली बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है इनके न्यूट्रल एटम्स के अंदर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो पता लग गया। अब क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन अपने को जो है वो करना है। डिस्ट्रीब्यूशन समझने का जो है वो एक सिंपल सा मैं फंडा आपको बता रहा हूं। मान लो आप एक बहुत बड़े बिल्डर हो और आपने एक बहुत बढ़िया वाले फ्लैट्स जो है वो बना के रेंट पे जो है वो दे रखे, ठीक है। फर्स्ट माले पे आप खुद रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन आपने 2 फ्लैट्स जो है वो रखे हुए हैं कि भैया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास जो है वो आपने जो फर्स्ट फ्लोर बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आपने 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर के मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट्स जो है वो आपने बना रखे हैं, या 8 रूम्स जो है वो आपने बना रखे हैं, जैसे मर्जी समझ। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो इसी की ऊपर वाली बिल्डिंग पे अगर बात की जाए तो इसी की ऊपर वाली बिल्डिंग पे भी आपने जो है वो क्या कर रखा है, यही सेम फ्लैट्स को सिमिलरली कमरे के ऊपर कमरा खड़ा करके जो है वो बना रखा है। तो यहां पे भी मतलब इस जगह पे 2 रूम्स अवेलेबल हैं, इस जगह पे 8 रूम्स अवेलेबल हैं, इस जगह पे भी 8 रूम्स आपने अवेलेबल कर रखे हैं रेंट पे देने के लिए। उसके बाद भी बस आगे ऊपर आपने सेम बिल्डिंग छाप रखी है, 8 8 8 8 के जो है वो आपके पास कमरे अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले आपके पास कौन आया, सबसे पहले इसको ना आप ऐसे समझो, दिस इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट शर्ट, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 4। तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास मेरी मालिक की बिल्डिंग है और बहुत बड़ा बिल्डर हूं, फीलिंग ले रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके घर पे गेस्ट आया, आप क्या कहोगे, भैया तू एक काम कर, तू ना यहीं रुक जा, यहां आपने उसको बिठा दिया। तो मतलब आपने फर्स्ट फ्लोर पे के शेल के अंदर ही उसको बिठा दिया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं के की एल की, तो के के अंदर ही आपने उसको बिठा दिया और यहीं पे उसको जगह दे दी और हाइड्रोजन यहीं पे इलेक्ट्रॉन इसका रह के खुश है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, भैया हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो बिल्कुल नीचे वाले माले पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट है मतलब ग्राउंड शेल पे प्रेजेंट है, मतलब n इक्वल टू 1 पे जो है वो प्रेजेंट है। अब आपके घर पे इसको साफ करो, हाइड्रोजन वाला केस खत्म, हीलियम वाला केस लेते हैं। 2 गेस्ट्स आ गए आपके घर पे इकट्ठे, आप क्या कहोगे, भैया ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो 2 कमरे खाली हैं, आप आराम से जो है वो वहां पे आके रह लो। तो आपने दोनों गेस्ट को जो है वो यहीं पे जगह दे दी। तो यहीं पे जब दोनों गैस को जगह दे दी तो हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही जगह प्रेजेंट है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पे आके रुक जाएंगे। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हम लोगों के पास वो किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि हीलियम में के शेल के अंदर ही हम लोगों के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। यहां तक आपको समझ आ गई। अब हीलियम का केस खत्म करके लिथियम के केस को अंडरस्टैंड करते हैं। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप बिल्डर हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास घर मांगने के लिए आ गए, कमरा मांगने के लिए आ गए 3 लोग। तो आप क्या कहोगे, यार 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक जाओ, अब जो तीसरा आदमी है उसको भैया ऊपर चढ़ना पड़ेगा अगर खुले खुले रहना है तो। आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, तो ऊपर चले जाओ, आप यहां पे जाके रुक जाओ। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो लिथियम में 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। उसके बाद बेरिलियम का केस डिस्कस करते हैं। बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम में 4 है। अब आपके घर पे 4 गैसेस आ गए, आप कहोगे भैया ये मेरी बिल्डिंग है, 2 नीचे के कमरे खाली हैं और बाकी 8 कमरे ऊपर हैं, तो आप देख लो कैसे रहना है। तो वो क्या करेंगे, 2 तो वहीं रुक जाएंगे और ये ऐसे आ जाएंगे। 4 हो गए पूरे, ठीक है। तो 2 क्योंकि टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे,
2,2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 तो ऐसे रुक गए, 5वां इधर चला गया, तो यहां पे क्या होगा 2, यहां पे 4। ऐसी कार्बन के केस में नॉट 2,4, यहां पे हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगा 2,3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर चले गए। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास रहने के लिए। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रहने के लिए आ गए, तो उस पर्टिकुलर 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 नीचे, 4 जो है वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पे 2, यहां पे देख लो 2,4 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फंडे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है वो समझ आ रहा है। अब मैं एक एक करके पूरे के पूरे टेबल में जो है वो आपके साथ मूव करूंगा। अब ध्यान से जो है वो इस चीज को देखते रहना। पहले पड़ाव के अंदर मैं एलिमेंट्स के नाम और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। 6 तक मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ जो है वो डिस्कस कर ली। मतलब अपने को कौन कौन से कॉलम पे फोकस करना है, एक अभी के लिए इस कॉलम पे फोकस करना है, इस कॉलम पे फोकस करना है और इस कॉलम पे जो है वो फोकस करना है। उसके बाद देखो कार्बन के बाद एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही है भैया, इतनी बड़ी माले की बिल्डिंग के मालिक को तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 7 आदमी है तो कैसे रोकने। 2 आप ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो बिठाओगे, 5 ऊपर चले जाएंगे। तो 2,5 जो है वो हम लोगों के पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 गेस्ट्स हैं जो आपके घर पे आ रहे हैं। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे 2 को रोक रहे हो और बाकी बचे 6 ऊपर जाके रुक जाएंगे। तो 2,6 जो है वो हम लोगों के पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद फ्लोरीन जो है वो हम लोगों के पास 9 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? तो आपने ग्राउंड फ्लोर पे 2 रोक दिए, बाकी बचे 7 में आपने जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे बिठा दिए। तो 2,7 जो है वो हम लोगों के पास किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नियॉन की। नियॉन के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कि भैया बड़ा बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए और बाकी बचे 8 आपने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो रोक दिए। तो 2,8 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी? नियॉन की। उसके बाद आता है बेटा जी सोडियम। अब आपका ग्राउंड फ्लोर पूरा किराए पे चढ़ चुका है, फर्स्ट फ्लोर पूरा किराए पे चढ़ चुका है और अब आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो गए हैं टोटल। तो 11वें इलेक्ट्रॉन को किधर बिठाओगे? देखो 2 नीचे, उसके बाद 8 ऊपर, तो 10 तो यही हो गए। अब 11वां इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? वो उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में जाएगा। तो 2,8,1, क्योंकि आपने कैसी बिल्डिंग जो है वो बना रखी है, 2 आपने ग्राउंड फ्लोर पे रेंट के देने के लिए कमरे रख रखे हैं, उसके बाद 8 कमरे का सेट जो है वो आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2,8,1 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुकेंगे? 2,8,2। 2,8,2 क्यों हो गया ये भी समझ में आ गया, क्योंकि 12 थे, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 8 और फिर 2 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब मुझे लगता है आपने पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो समझ लिया है इसी पर्टिकुलर जगह पे। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा देखते हैं एल्यूमिनियम्स के ऊपर जो है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,8,3 हो जाएगा। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहीं रुक जाएगा 2,8,4। सिलिकॉन के केस में, फास्फोरस के केस में जो है वो हमारे पास 15 एटॉमिक नंबर है। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुकेंगे? 2 ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 8 और फिर 5, फिर 16 जो है वो 2, 8 और 6, फिर 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 2, 8 और 7, फिर आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, तो 2, 8 और 8। तो यहां पे 18 लोग जब आपके घर पे रहने के लिए आ गए, तो 2 आपने ग्राउंड फ्लोर पे, 8 आपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और उसके बाद आपने और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो 8 लोगों को बिठा दिया। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास अब 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो चुके हैं। आपने कहा यार मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर भर गया पूरा, फर्स्ट फ्लोर भर गया पूरा, सेकंड फ्लोर भर गया पूरा, अब थर्ड फ्लोर पे जो है वो मेरे पास जगह है, मतलब चौथे शेल में जो है वो मेरे पास जगह। तो यहां पे 2,8,8,1 जो है वो हो जाएगा। और ऐसे ही कैल्शियम की अगर बात की जाए हम लोगों के पास, तो 2,8,8,2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स की आपको क्लियर है। बेटा अब जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हैं 1 से लेके 20 तक, उनके क्या नाम है
और उनके लिए क्या एटॉमिक सिंबल जो है वो हम लोगों ने रखे हुए हैं, वो सब जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की, जो कि एटॉमिक नंबर 1 वाला एलिमेंट है। तो एक प्रोटॉन इसके आउटर शेल में मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का नाम जो है वो H सिंबल से जो है वो हम लोगों ने इसको दे दिया। तो सिंबल इसका जो है वो H हो गया। हीलियम H क्योंकि हाइड्रोजन को दे चुके थे पीरियोडिक टेबल, देखो इंग्लिश में लेटर्स तो यार 26 ही हैं, 118 टोटल एलिमेंट्स को नाम देने के लिए खाली 26 लेटर्स आर नॉट इनफ। इसका मतलब अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो हीलियम में फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल, He जो है वो हमने बोल दिया। लिथियम के लिए सिंबल Li, इसी के 2 फर्स्ट लेटर्स से जो है वो दे दिया। बेरिलियम के लिए जो है वो भी इसके फर्स्ट लेटर्स से दे दिया। अब देखो बोरोन को जो है वो हमने B बोल दिया, कार्बन को जो है वो हमने C बोल दिया, नाइट्रोजन के लिए सिंबल हमने N दे दिया, ऑक्सीजन के लिए सिंबल हमने O दे दिया, फ्लोरीन के लिए सिंबल हमने जो है वो F दे दिया। तो याद कैसे करना है इसको, देखो ही ली बी बकन ऑफ, ही ली बी बकन ऑफ, ही ली बी बकन ऑफ। तो ये एलिमेंट के सिंबल्स को ही लर्न कर लो 1 से लेके 20 तक, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसी से आपको जो है वो पहचान हो जाएगी हम लोगों के पास। बकन ऑफ तक मैंने बता दिया। बकन ऑफ के बाद हम लोग देखो, ऑफ के बाद देखो क्या है हम लोगों के पास। नियॉन के लिए जो सिंबल है वो Ne है। सोडियम का सिंबल काफी ज्यादा अलग है और इसको Na से जो है वो हमने नाम दिया गया। मैग्नीशियम का सिंबल M और G लेटर्स से मिलकर बना हुआ है। एल्यूमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है Al। सिलिकॉन का भी फर्स्ट 2 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फोरस का फर्स्ट लेटर से मिलकर बना हुआ है। सल्फर का भी फर्स्ट लेटर से मिलकर बना हुआ है। क्लोरीन का फर्स्ट और थर्ड लेटर से मिलकर बना हुआ है। आर्गन का जो है वो हम लोगों के पास फर्स्ट 2 लेटर से Ar जो है वो मिलके बना हुआ है। और उसके बाद हम लोगों के पास एलिमेंट आ रहा है कौन सा, पोटाशियम और कैल्शियम। और पोटाशियम का सिंबल भी थोड़ा सा अलग है, इसको हमने जो है वो K लेटर दिया है। और कैल्शियम Ca को जो है Ca फर्स्ट 2 लेटर से जो है वो हमने बना दिया। अब देखो लर्न इसको जो है वो अपने को कैसे करना है वो मैं जो है वो आपको समझा रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से इस चीज को जो है वो देख लेना। देखो ही, उसके बाद ली बी, ही ली बी, उसके बाद बकन ऑफ, उसके बाद फिर नी, उसके बाद ना, मग, फिर उसके बाद अल सी, उसके बाद पस कल अर, उसके बाद कक्का। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से लर्न कैसे करना है। ह ही ली बी बकन ऑफ नीना, नीना पे नाक बंद करके बोलना है आपको, नीना, मग अल सी, पस पस कल अर कक्का। देखो ह ही इकट्ठा, ह ही ली बी इकट्ठा, ह ही इकट्ठा, ली बी इकट्ठा, बकन ऑफ, उसके बाद ये नीना जो है वो इकट्ठा, मग अल सी, पस कल अर कक्का। ठीक है, तो ये लेटर्स से जो है वो आप 1 से लेके 20 तक जो है वो एटॉमिक नंबर्स काफी इजीली लर्न कर सकते हो। एक बार मेरे पीछे पीछे जो है वो रिपीट करो। ह ही ली बी बकन ऑफ नीना मग अल सी पस्कल अर कक्का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों को 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक सिंबल्स जो है वो क्लियर है। बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हर 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को हम लोगों को सिंबॉलिकली जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितने प्रोटॉन्स जो है वो उसको अंदर प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों के पास जो है वो बेटा जी सबसे पहले एलिमेंट से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको मालूम ही है, ये काफी बार जो है वो डिस्कस हो चुका है हम लोगों के पास कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 H जो है वो इसका सिंबल है। अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। एटॉमिक मास जो है
वो हाइड्रोजन का 1 है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में 1 है और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स के अंदर से जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन की खासियत है। और रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं ये शायद आपको पता हो कि नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इकलौता हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट बनता है जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों नंबर्स जो है वो सेम है। उसके बाद हीलियम की बात की जाए तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम लोगों के पास 4 जो है वो हीलियम का एटॉमिक मास है। और हीलियम को हम लोग जो है वो कैसे लिखते हैं, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास है, तो 2 4 जो है वो इसको लिख देंगे। लिथियम की बात की जाए तो लिथियम के अंदर हम लोगों के पास जो है वो 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 जो है वो हम लोगों के पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर दो तो 7 जो है वो इसका मास नंबर हो गया, 7 और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है, तो 3 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हो गया। उसके बाद बात की जाए बेरिलियम की, बेरिलियम का जो सिंबल है वो Be है। Be के अंदर जो है वो हम लोगों के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके हमारे पास मास नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 9 जो है वो मास नंबर आ रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास जो है वो कैसा होगा कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 है, मास नंबर हमारे पास 9 है, तो Be49 जो है वो हम लोगों के पास इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो होने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेरिलियम तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बोरोन का जो है वो सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोरोन का जो मास है वो 11 है। क्यों? क्योंकि बोरोन के अंदर यहां प्रोटॉन्स लिखे हैं, यहां न्यूट्रॉन्स लिखे हैं, यहां जो है वो हमने क्या लिख दिया, मास जो है वो लिख दिया। क्योंकि बोरोन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 5 प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। दोनों को ऐड कर दोगे तो 11 हमारे पास हो जाएगा। बोरोन का सिंबल है B, 5 इसमें प्रोटॉन्स हैं और 11 इसका मास नंबर है। तो B 5 नीचे 11 ऊपर जो है वो होने वाला है। उसके बाद बात की जाए बेटा जी कार्बन की, तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है हम लोगों का 6। तो कार्बन का प्रोटॉन जो है वो हम लोगों के पास 6 है, न्यूट्रॉन्स भी हम लोगों के पास 6 है। दोनों को ऐड कर दो तो 12 हम लोगों के पास जो है वो मास जो है वो कार्बन का बन रहा है। तो कार्बन के सिंबल को हम लोगों को जो है वो कैसे लिखते हैं, कार्बन C12 से जो है वो लिखना है। नाइट्रोजन में काफी खासियत है कि इसमें 7 ही प्रोटॉन्स और 7 ही न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास 14 नंबर जो है वो बन जाता है। और नाइट्रोजन के सिंबल को 14 इसका मास है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। ऑक्सीजन में भी जो है ये दोनों एलिमेंट्स बराबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो ये टोटल 16 जो है वो हम लोगों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के हो जाएंगे। और सिंबल में यहां पे एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों ने लिख दिया। फ्लोरीन के कई बार ना नाम में ही जो है वो कई बार काफी ज्यादा बच्चों को अपना कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोग फ्लोरीन ऐसे लिखते हैं, कई लोग फ्लोरीन जो है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन याद रखो यू पहले आ रहा है, ठीक है, यू जो है वो पहले आएगा, हमेशा आप जो है वो पहले आओगे, तो इसीलिए यू जो है वो यहाँ पे पहले लिखना है आपको। और फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 19 जो है वो इसका मास बनेगा, जिसको इस तरीके से जो है वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं बेटा जी नियॉन की। 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं नियॉन के अंदर, टोटल 20 हो गया। और 20 होने के बाद जो है वो 10 इसके नीचे प्रोटॉन्स लिख दिए और 20 जो है वो इसका मास हमने ऊपर की साइड पे जो है वो लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सोडियम का केस देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए सोडियम के, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, दोनों को ऐड कर दो 23 मास हो गया, इसीलिए 23 मास इसका ऊपर लिख दिया। एटॉमिक नंबर इसका नीचे जो है वो लिख दिया। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में भी ये दोनों सेम है तो ये टोटल 24 हो जाएगा। 12 नीचे लिखा जाएगा, 24 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 13 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स है और 14 इसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 27 हो गए। तो एल्यूमिनियम हम लोगों के पास क्या रहेगा, 13 और 27 जो है वो रहने वाला है। सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है
वो 14 है, मतलब इसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, 14 ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं और मिला के टोटल 28 बन रहे हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पे 14, यहाँ 28 जो है वो लिखा जाएगा। फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस में जो है वो 15 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं और 16 जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स है। दोनों को ऐड करोगे तो 31 हम लोगों के पास जो है वो बन जाएगा और 15 जो है वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सल्फर की बात की जाए तो 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन्स और 32 जो है वो टोटल हम लोगों के पास सल्फर का फंडा जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरीन की। तो क्लोरीन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका मास जो है वो 35.5 है। ये हम लोग टॉपिक करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, उस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट रहता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो कि इसका सिंबल जो है वो क्लोरीन है, 17 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स है और 35 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। आर्गन की बात की जाए तो आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ 18 लिख दिया। ये इसमें न्यूट्रॉन्स है तो दोनों मिला के 40 हो गए, तो ऊपर हमने जो है वो 40 लिख दिया। पोटाशियम की बात की जाए तो पोटाशियम के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 19 प्रोटॉन्स है, 20 जो है वो न्यूट्रॉन्स है, दोनों मिला के 39 हो गए और ये 19 और 39 हम लोगों के पास जो है वो हो गया। कैल्शियम की बात की जाए तो 20 ही प्रोटॉन्स है और 20 ही न्यूट्रॉन्स है, दोनों के मिला के 40 आ गया और यहाँ पे हमने जो है वो इस तरीके से इसको लिख दिया कि CA20 एटॉमिक नंबर नीचे और 40 एटॉमिक मास जो है वो हमने इसका ऊपर की साइड पे जो है वो लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये सारे के सारे एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको क्लियर है। इसके अंदर छोटी सी ट्रिक जो है वो अब हम लोग इस्तेमाल करके आपको मैं हाईलाइट करके देने वाला हूं चीजें। आप इसको अलग से जो है वो अपने पास लिख लेना कि कौन कौन से एलिमेंट्स के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है। एक तो हीलियम, ठीक है, पहले पेज पे पहले 6 में से, और एक कार्बन, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है वही हमारे पास क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन के बाद यहाँ पे पेज पे काफी सारे हैं, देखो एक सेकंड, हम लोगों के पास उसके बाद हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर बराबर है, ऑक्सीजन के अंदर भी बराबर है, उसके बाद नियॉन के अंदर भी बराबर है, उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर भी हम लोगों के पास जो है वो बराबर है, ठीक है। तो पहले 12 में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम के अंदर भी बराबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग सिलिकॉन, नियॉन, इससे आगे की बात की जाए तो सिलिकॉन में बराबर है, सल्फर में जो है वो बराबर है, फास्फोरस के अंदर बराबर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के अंदर जो है वो बराबर है, बाकियों के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन है और सबसे ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर है। 4 का डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है आर्गन के अलावा, बाकियों में हार्डली देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ठीक है। देखते रहना मोस्टली जगह पे एक ही ज्यादा है न्यूट्रॉन जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर जगह पे एक ज्यादा है न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है। बहुत सिंपल है इसको याद करना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, तो जहां पे भी वेरिएशन है वहां पे न्यूट्रॉन एक ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल हो जाएगा इसको लर्न करना सारे को। उसके बाद आ जाओ शुरू से आ जाओ, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन का केस तो तुमने अलग से लर्न कर ही लिया है ना, लिथियम के केस में भी क्या है एक ज्यादा है, बेरिलियम के केस में भी क्या है एक ज्यादा है, बोरोन के केस में भी क्या है एक ज्यादा है। उसके बाद जहां पे भी वेरिएशन है वहां पे एक ही ज्यादा है, कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं जिसके अंदर सेम है, बाकियों के अंदर तो एक ही ज्यादा है। सिर्फ आर्गन के जो है वो इकलौता ऐसा हम लोगों के पास केस है जहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तकरीबन 4 ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ एक इकलौता ऐसा केस है, बाकी सब केसेस में जहां पे भी वेरिएशन हम लोगों के पास है वहां पे एक ही न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा देखने को जो है वो मिल रहा है। ज्यूम करके चल रहा हूं बड़ा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की जो है वो वैलेंसी हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। वैलेंसी जो है वो क्या होता है, ये कंबाइनिंग पावर है। आप एक बार डेफिनेशन जो है वो नोट कर लो, फिर फंडा बाय फंडा जो है मैं आपको समझा दूंगा। इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी
ऑफ एन एटम। देखो एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको सीधा सीधा जो है वो रिलेशन बताता हूं। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है H2O, जिसका फॉर्मूला है CO2, जिसका फॉर्मूला है NH3। तो बेसिकली दिमाग में कई बार ये सब चीजें आती हैं कि यार ये नंबर आ कहां से रहे हैं, यहाँ पे 2 ही क्यों लगा है, 3 क्यों नहीं लगा, यहाँ 2 क्यों नहीं लगा, यहाँ 5 क्यों नहीं लगा। तो ये सारे नंबर्स बेसिकली हर एटम की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होने के लिए। उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को जिसमें कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी बॉन्ड बनता है, मान लो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, बॉन्ड बनने का मतलब एक दूसरे के साथ आके जुड़ गए। अब एक दूसरे के साथ आके तभी जुड़ेंगे जब एक दूसरे को कुछ दे रहा है, दूसरा पहले वाले को कुछ दे रहा है। तो मान लो इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा ला भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तू रख ले, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर नंबर्स डिसाइड होते हैं। यहां पे जो अपने को जो है वो ध्यान देने रहते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज कर रहा है उसको हम लोग जो है वो वैलेंसी बोल देते हैं। और एटॉमिक नंबर 1 से लेके 5 तक कुछ अलग रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि के शेल के अंदर ये मैं आपको अभी जो है वो सारा समझा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से जो है वो इसको समझ लेना। देखो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं एटॉमिक नंबर 6 से डिस्कस करना आपके साथ वैलेंसी को, ठीक है। पहले क्या है, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसका ये हो गया हमारे पास 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, पहले में 2 फिर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब क्वेश्चन याद है, ऑक्टेट रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको और चाहिए तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो वैलेंसी के अंदर जो सबसे प्राइम चीज आपको ध्यान देनी है वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने पड़ेंगे और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो इसको चाहिए है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी हम लोगों के पास, 4 जो है वो होगी। अब मान लो 2,5 के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक आसान तरीका इसके पास क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन खींच लो, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर लो और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे कर लो। यहाँ पे 3 लोग और बुला लो रहने के लिए, तो इसकी वैलेंसी को 3 की कमी है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। ऐसे देखा जाए 2,6 इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको अपने पास जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी। और ऐसे ही देखा जाए 2,7 ये हो गया हमारे पास 7, 8, 9 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो 2,7 हो गया। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास हो गया 2,8, ये हो गया हमारे पास क्या, नियॉन, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 10। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट, भाई ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 जो है वो होगी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 0 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो होगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटीज किन्हीं भी एटम्स की जो है वो हम लोगों के पास कितनी रहती हैं, वो जो है वो इस पर्टिकुलर ऑक्टेट रूल को यूज करते हुए वैलेंसीज में जो है वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये क्या हो गया 2,8,1। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से। ऑक्टेट इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे इसको आउटर शेल में, ये जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऐसे देखो 282 है किसका, मैग्नीशियम का, ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी भी हम लोगों के पास कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी जो है वो रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है ये लूज कर देगा। तो इसकी वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास कितनी होगी, 2 जो है वो होगी। अब एक टेबल के अंदर जो है वो मैं आपके साथ सब की वैलेंसीज जो है वो डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके, ठीक है। मैं पहले शुरू कर रहा हूं वैलेंसीज डिस्कस करनी, कहां से, यहां से, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कहां तक डिस्कस कर चुका हूं, मैग्नीशियम तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखना जरा ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज इजीली होंगे, गेन 5 करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 3 है। यहां पर देखा जाए तो इसकी वैलेंसी 4 है।
यहां पे देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, क्योंकि अपने को 8 कंप्लीट करने हैं। 8 कंप्लीट करने हैं, कैसे 8 कंप्लीट होंगे? 3 इसकी वैलेंसी जो है वो होगी, 3 इसके अंदर ऐड करोगे तो टोटल 8 जो है ये वाला जो है वो बन जाएगा। यहां पे भी ये टोटल 8 बनाना है आपको, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में, 2 गेन करके ऑक्टेट जो है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 हम लोगों के पास क्या रहता है? 8 रहता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में। अब 7 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल हो जाएंगे। अब इसके आउटर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 0 जो है वो इसकी वैलेंसी हम लोगों के पास हो जाएगी। उसके बाद पोटाशियम की बात की जाए तो पोटाशियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इजीली लूज कर देगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इजीली लूज कर देगा, तो ये हम लोगों के पास वैलेंसी जो है वो होगी। अब मैं इसके बाद वैलेंसी डिस्कस कर रहा हूं 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स की, थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है, जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। इसके अंदर जो है वो फंडा फॉलो होगा ड्यूप्लेट रूल का। ड्यूप्लेट रूल का क्या फंडा है? अब देखो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल। अब मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कहां तक की? यहां तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ऑक्टेट रूल वाली फिलॉसफी है ना, ये हम लोगों के पास वैलिड नहीं है 1 से लेके 5 तक। इसमें ड्यूप्लेट रूल चलता है। कौन सा रूल चलता है? ड्यूप्लेट रूल चलता है। किस चीज के लिए? वैलेंसी को डिसाइड करने के लिए। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, 2 करने के लिए कितने जो है वो इसको चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 हो जाएगा। अब हीलियम 2 ही है पूरे, के में तो 2 ही है, 8 थोड़ी ना हो जाएंगे। के में कैसे 8 कर लेगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि के शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो हम लोगों के पास 2 आ सकते हैं। 2 पूरे हैं, बिल्कुल खुश बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, कमरे मेरे भरे पड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरा किराए पे चढ़ गया, मेरे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 ही गेस्ट आए थे, 2 मेरे गेस्ट खुश हैं। 2 अगर मेरे गेस्ट खुश हैं तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। उसके बाद देखा जाए 2,1 जो है वो हम लोगों के पास ना तो ग्राउंड फ्लोर भरा हुआ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे 1 ही है, उसको डर लगेगा, निकाल दो तो उसकी वैलेंसी कितने निकालोगे? ऊपर से 1। उसके बाद 2,2 2 निकाल दो, 2,3 है तो तीनों निकाल दो, हटाओ यहां से, हमारे पास ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे 2,1 की वैलेंसी 1, 2,2 की वैलेंसी 2, 2,3 की वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास 3 होने वाली है। तो 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर्स की वैलेंसीज जो है मैं जूम करके चल रहा हूं कैसे आई है, और आपको जो है वो क्लियर है। आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो है वो रखता है, जब हम लोग अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स और उसके एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है उनको जो है वो जब हम लोग देखते हैं, तो ये क्या चीज है मैं आपको जो है वो बता देता हूं। कई बार जब एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था पुराने टाइम में, देखा जाए तो जब अर्थ बनी तो कुछ एलिमेंट्स फॉर्म हुए, तो कई बार कुछ वेरिएशंस जो है वो एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन की बात की जाए तो कार्बन में नॉर्मल एबंडेंट फॉर्म के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, जिससे कार्बन का जो सिंबल है वो हम लोग कैसे बना रहे हैं? C12। कई बार क्या हुआ, कुछ ऐसे एटम्स भी कार्बन के जो है वो देखने को मिले जहां पे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स तो ठीक है, लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट थे। मतलब जब न्यूक्लियस बन रहा था उसका, तो 2 न्यूट्रॉन्स फालतू जो है वो कंबाइन करके क्लब हुए और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ आके घूमने लग गए। है वो एटम ही, क्योंकि उसकी मेन एटॉमिक नंबर से जो है वो पहचान हो रही है। एटॉमिक नंबर उसका 6 ही है, यहां पे भी 6 ही है, तो 6 एटॉमिक नंबर वालों को हम लोग जो है वो इस C से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मास नंबर इसमें जो है वो डिफरेंट हो गया, यहां पे 14 हो गया। तो मतलब ऐसे स्पीशीज जो एक ही एलिमेंट के हैं उसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ क्या है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास जो है वो उनका क्या चीज डिफरेंट है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हो। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज को हम लोग आइसोटोप जो है वो बोल देते हैं। ये एलिमेंट्स है जिसका सेम एटॉमिक नंबर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है। अब क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे तो उनका मास नंबर जो है वो अलग हो गया। जैसे हम लोगों के पास कार्बन का 12 और 6, यहाँ पे 14 और 6, ये इसके आइसोटोप का एग्जाम्पल जो है वो हो गया। अब इनमें क्या चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना
वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी होंगी, बट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी डिफर करती हैं। जैसे ये पर्टिकुलर आइसोटोप के अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तो इस आइसोटोप को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोल देते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स की एज एस्टिमेशन करने का काम जो है वो कर रहा है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग भी बोल देते हैं। तो आपने कभी सुना होगा इस चीज को कि कार्बन डेटिंग जो है वो बताया कि यार ये डायनासोर का अंडा मिला है, या ये यहां से हड्डी मिली है, ये 50,000 साल पुरानी है, ये 10,000 साल पुरानी है, 1,00,000 साल पुरानी है। ठीक है, तो उस तरह के जो फॉसिल्स हम लोगों को मिलते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करने का काम, मतलब एज एस्टिमेशन करने का काम जो है वो इवन इन आइसोटॉप्स की रेडिएशंस को मेजर करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना पुराना ये जो है वो हम लोगों के पास रहा होगा। तो ये आइसोटोप है। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन का एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया, इवन नाइट्रोजन भी 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स वाली है, लेकिन एक ऐसा आइसोटॉप भी हम लोगों के पास है जहां पे 8 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं और 7 जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स है। तो 7 और ये ऑक्सीजन में ये नंबर सेम रहेगा, बस मास जो है वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। क्लोरीन में ये नंबर सेम रहेगा, ये 35 और ये 37 जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो इनको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। एलिमेंट सेम है, देखो आइसोटॉप में एलिमेंट सेम रहता है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, बस ऊपर जो उसका टॉप है, टॉप मतलब जो ऊपर लिखने वाला नंबर है, जो उसका मास नंबर है, वो हम लोगों के पास जो है वो डिफरेंट है। अब हम लोगों के पास जो है वो अपने को डिस्कस करना है कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कौन कौन से है। तो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है प्रोटियम। प्रोटियम हम लोगों के पास क्या होता है 1H1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0। लेकिन ऐसे भी हमारे पास हाइड्रोजन मिले हैं जो 1H2 है, मतलब एक तो प्रोटॉन है और इवन न्यूट्रॉन भी उसमें एक है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अर्थ के अंदर जो हम लोग या यूनिवर्स के अंदर बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है। और इवन ट्रीटियम मतलब एक तो प्रोटॉन है इसमें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हैं। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव और बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला आइसोटॉप है क्योंकि काफी ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई इसका होता है, तो रेडिएशंस को छोड़ता रहता है। हम लोगों के पास जो है वो रेडियो एक्टिव है, ACTIVE रेडियो, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोगों के पास ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो बोला जाता है। आइसोटॉप मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। मास नंबर डिफरेंट, यहां 1, यहां 2 और यहां 3। जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है उसको प्रोटियम बोलते हैं। मास नंबर 2 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं और मास नंबर 3 वाले को जो है वो हम लोग ट्रीटियम बोल देते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, और बाकी आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। आइसोबार्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइसोटॉप्स जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आइसोबार्स जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है कि किसी भी एटम के अंदर जिसके अंदर एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों के पास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब एक चीज सोचने वाली है, किसी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो एलिमेंट सेम कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7 और यहां पे कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, लेकिन एक इसका आइसोटॉप है 14 का कार्बन का और नाइट्रोजन का 14 तो है ही है नॉर्मल। तो ये दोनों का मास नंबर जो है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से यहां पे एलिमेंट्स के पेयर्स जो है वो अलग बने। आइसोटॉप में जो पेयर बन रहे थे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो सेम एलिमेंट के थे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था। एटॉमिक नंबर सेम मतलब सिंबल सेम। यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम है। मास नंबर इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द सिंबल। तो इसका मतलब यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों के पास होंगे। मतलब आइसोबार के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनका ऊपर वाला जो है वो सेम होता है हम लोगों के पास और नीचे वाला जो है वो डिफरेंट हम लोगों के पास जो है वो रहता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का पेयर कार्बन के साथ बन रहा है 14 और 14 हम लोगों के पास सेम है। आर्गन का 40 और कैल्शियम का भी 40 है मास नंबर, तो ये मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर्स जो है वो हम लोगों के पास डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो आइसोबार्स जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। आइसोटोन्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई बार बेसिक लेवल पे भी टीचर्स इन चीजों को पूछ लेते हैं क्योंकि सैंपल पेपर्स और एक्स्ट्रा बुक्स में इसके बारे में जो है वो जिक्र कर रखा है। आइसोटोन नाम से जो है वो आइसो का मतलब है सेम, टोन से मतलब है न्यूट्रॉन्स। तो जिसके अंदर भी, जिन स्पीशीज के अंदर भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ
क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उन स्पीशीज को आइसोटोन्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब आइसोटोन्स कौन कौन है देखो जरा ध्यान से। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 7 और 37 है, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ में कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 और 40 है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का समेशन है विच इज इक्वल टू 37। ये मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 17। इस इक्वेशन में प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 17 प्लस n इज इक्वल टू 37। यहां से अपने को क्या पता लग रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, 20 जो है वो आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है, 20 यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके हो गया। अब इसमें देख लो, ये 40 जो है वो हमारे पास क्या बता रहा है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बता रहा है, और ये हम लोगों के पास क्या बता रहा है, प्रोटॉन्स बता रहा है। तो देखने वाली क्या बात है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मेरे पास 40 है, प्रोटॉन्स की वैल्यू 20 थी, तो 20 प्लस n इज इक्वल टू 40 हो गया। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या, एक तो आपने ये सीख लिया कि नंबर ऑफ एक सिंबल की रिप्रेजेंटेशन के अंदर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे निकालना है। दूसरा आपने ये देख रहे हो इसके अंदर ध्यान से कि इसमें भी 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये दोनों हम लोगों के पास जो है वो कौन से पेयर्स हो गए, आइसोटोन्स के पेयर्स जो है वो हो गए, क्योंकि आइसोटोन्स वो स्पीशीज होते हैं जो दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको आइसोटोन्स जो है वो बोल देते हैं। अब यहां पे देखो सीधा आप अगर ध्यान से देखो ना तो इन दोनों को माइनस कर दो, 37 माइनस 17 इज 20, यहां पे 40 माइनस 20 इज 20, ये सीधा शॉर्टकट हो गया। मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे देखो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज 7, यहां पे देखो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज ऑल्सो 7, तो यहां पे भी हम लोगों के पास 7 न्यूट्रॉन्स जो है वो हो गए। तो ये ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको आइसोटोन्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो बेटा जी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी आइसोटॉप्स को समझते हुए कि आइसोटॉप्स जो है वो नेचर के अंदर जब ये एलिमेंट्स बन रहे थे तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे पास देखने को मिले जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम था, लेकिन कुछ फालतू न्यूट्रॉन्स जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गए थे। अब ध्यान से अगर इस चीज को हम लोग समझें तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटॉप्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर। एक आइसोटॉप है क्लोरीन 1735 और एक आइसोटॉप है क्लोरीन 1737, ये दूसरा आइसोटॉप क्लोरीन का प्रेजेंट है। और जब एक फाइंड आउट किया गया तो ये देखा गया कि 75% तो हम लोगों के पास ये वाला क्लोरीन 35 प्रेजेंट होता है और 25% ये 37 वाला भी देखने को जो है वो मिलता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अर्थ के ऊपर क्लोरीन का जो मास है वो 35 है, क्योंकि हमारे पास वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन 37 वाला आइसोटोप, क्योंकि वो भी 25% प्रेजेंट है। मतलब हर 4 में से एक क्लोरीन जो है वो 13 क्लोरीन जो है वो 35 के हैं और एक क्लोरीन जो है वो 37 का है। 25% जो है वो उसका मास में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसका, क्लोरीन 37 का, और 75% मास में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, क्लोरीन 35 का। वही हम लोग कर रहे हैं। देखो 75% मतलब 75/100 इंटू 35 है, प्लस 25% इंटू क्या 37 वाला प्रेजेंट है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास ये आ जाता है 35.5। तो 35.5 इसीलिए क्लोरीन का जो है वो हम लोगों के पास मास होता है पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में, क्योंकि हमने उसके आइसोटॉप्स की जो परसेंटेज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर परसेंटेज को यूज करके एक एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि 4 में से 3 तो हमारे पास जो है वो 35 के हैं, एक 37 के, हमने एवरेज मास निकाल लिया चारों का, तो 35.5 के बराबर जो है वो आ गया। तो इसी को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जो है वो बोल देते हैं। कैसे करा हमने, 75% ये है, 25% ये है, सॉल्व करा तो ये जो है वो हम लोगों के पास आ गया। इसी को एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। एक और न्यूमेरिकल में आपके साथ जो है वो इसका डिस्कस कर रहा हूं, काफी सिंपल है, ठीक है। यहां पे देखो ब्रोमीन जो है वो एक 79 है और एक 81 है, ये 49.7 है, ये 50.3 है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, देखो 49.7% है तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू मास कितना है इसका 79 है, प्लस
50.3 बाय 100 इंटू क्या, हम लोगों के पास 81 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 80.006 यूनिट्स जो है वो इसका मास हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एवरेज एटॉमिक मासेस जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं।